हाँ तो बच्चों, मैं अभिनव अवस्थी आप सभी का मेरे लेक्चर नंबर 66 में सभी का स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने हमारा जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था यानी कि लेक्चर नंबर 65, उस लेक्चर नंबर 65 में हमने किसी वृत्ताकार धारावाही पाश के कारण उत्पन्न अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की क्या की थी, गणना की थी, जिसका फंक्शन हमारे पास निकल कर आया था। बेटियों ध्यान दीजिएगा, बी इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई स्मॉल ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास निकल कर आई थी, जो कि मैंने प्रीवियस वाली क्लास में आपको सॉल्व करके बताई थी। ठीक है, आफ्टर ऑल अब इसके बाद तो ये जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है बेटा, ये आ रहा है किसी भी वृत्ताकार धारावाही पाश के कारण अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ये निकल कर आता है। अब हमारा जो बेटा अगला टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है वृत्ताकार पाश कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर एवं दूरी स्मॉल आर के मध्य ग्राफ। ठीक है बेटा, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है वृत्ताकार धारावाही कुंडलीय पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर एवं दूरी स्मॉल आर के मध्य ग्राफ। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो ग्राफ निकलेगा ना वो डिपेंड करेगा इस वाले फंक्शन पर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बेटा वो अक्ष वाली दूरी आपके पास यही तो थी। ठीक है, आपके पास डायग्राम कुछ इस हिसाब से बना था, आप देख सकते हैं। ये आपके पास वृत्ताकार धारावाही कुंडली थी, ये अक्ष दूरी हो गई थी और ये दोनों YZ वाले तल हो गए थे। सेंटर्ड पॉइंट O, ये अल्पांश, ये DB, ये DB। कोस थीटा, ये भी कोस थीटा, थीटा एंगल है तो ये थीटा निकल रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये DB साइन थीटा और ये हो जाएगा DB डैश साइन थीटा। ओके, तो हमने देखा था ये रेडियस A है, ये एक्स अक्ष पे कोई भी यहाँ पे पॉइंट P है x दूरी पर, और इस डिस्टेंस को हमने r से रिप्रेजेंट किया था, जो कि कल मैं आपको इस डायग्राम के बारे में विस्तृत अध्ययन दे चुका था। तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, तो हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो जनरेट हो रहा है उसके और x के मिनट में डिपेंड करना है। जो फंक्शन हमारे पास यहाँ से निकल कर आया था, तो आप देख सकते हैं ये कॉन्स्टेंट है 2 पाई n i a, ये रेडियस सब कॉन्स्टेंट है। तो अगर इस ग्राफ में से हम देख सकते हैं सर v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/x²। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे स्पष्ट हो रहा है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र दूरी x के कैसा है, व्युत्क्रमणुपाती है। तो हम देखते हैं कि सर कोई भी जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली होती है ना, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र और दूरी r के मध्य हम जैसे ही ग्राफीय निरूपण करते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना बेटा, किसी भी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सार्वधिक होता है। अब जैसे ही उस कुंडली के केंद्र से आप धनात्मक x अक्ष की दिशा में या फिर ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में जैसे जैसे आप दूरियां आगे बढ़ाओगे, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या आने लगती है बेटा, कमी आने लगती है। उसका लॉजिक क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होता है बेटा, रैखिक परिवर्तन होता है। अब वो परिवर्तन कैसे होता है आप देख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने x अक्ष ले लिया, ये मेरे पास सेंटर्ड पॉइंट O है, तो सेंटर्ड पॉइंट O पर x बराबर 0 है, तो यहाँ पर b कैसा हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम। यहाँ पे b मैक्सिमम हो रहा है। अब यहाँ से आप जैसे कोई भी दूरी बढ़ाओगे, जिस दूरी पर भी आप आगे बढ़ रहे हो, तो बेटा दूरी बढ़ रही है तो ये
बढ़ रही है तो ऑब्वियस इस बात है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी घटेगा। ठीक है, ऐसे ही आप नेगेटिव क्वाड्रेंट में जितनी दूरियों पर भी आगे बढ़ोगे तो नेगेटिव भी लोगे तो ऊपर स्क्वायर है, तो जैसे कि मान लीजिए आपने ले लिया माइनस के एक्स, तो इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर तो निकल कर आएगा, तो सभी दूरियां कैसी हो जाएंगी, धनात्मक होंगी ना। तो इससे स्पष्ट होता है कि सेंटर पर तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका मान मैक्सिमम होता है, उसके अलावा आप केंद्र बिंदु से एक्स अक्ष में चाहे तो धनात्मक दिशा में आगे बढ़िए या फिर ऋणात्मक दिशा में आगे बढ़िए, दोनों ही स्थितियों में आपके पास चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या आने लगेगी, कमी आने लगेगी। उसके बाद जैसा कि अभी मैंने आपको बोलकर बताया, मैंने आपको क्या बताया कि दूरी बढ़ने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जनरली दूरी बढ़ने के साथ चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन कैसे हो रहा है, रैखिक परिवर्तन होता है। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहां पर इनके दूरी बढ़ने के साथ साथ जैसे ही हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र घटता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वहां पर इनकी जो घटने वाली जो वक्रता है वो कैसी हो जाती है, नगण्य हो जाती है। जिन बिंदुओं पर नगण्य होती है उन बिंदुओं को हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, देखो बेटा ये एक्स अक्ष हो गया, ढंग से देख लीजिएगा, ये एक्स अक्ष हो गया, ये धनात्मक डायरेक्शंस और ये नेगेटिव, ये सेंटर्ड पॉइंट हो। तो सेंटर्ड पॉइंट ऊपर एक्स बराबर 0 होगा तो यहाँ पर बी मैक्सिमम हो जाएगा। और उसके बाद आप जैसे ही दूरियां बढ़ाओगे, जैसे आप दूरियां बढ़ाओगे तो लगातार चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या आएगी, कमी आएगी, गिरावट आएगी। तो एक हमारे पास इस टाइप से कर्विकल पॉइंट प्राप्त होता है। ये पॉइंट P1 दे दिया मैंने इसको मैंने दे दिया पॉइंट P1। यहाँ के बाद वक्रता कांस्टेंट हो जाती है। अब वो कांस्टेंट क्यों हो रही है उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। देखिए ये जो दोनों पॉइंट है ना, पॉइंट P1 और P2, ये दोनों नति परिवर्तन बिंदु हैं। P1 P2 ये कौन से बिंदु हैं भैया, नति परिवर्तन बिंदु, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इफ्लेक्शन। आप मुझसे पूछेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर नति परिवर्तन बिंदु क्या होता है, तो आपको मैं बता देता हूँ। नति परिवर्तन वे बिंदु होते हैं जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के मान में अक्ष के साथ या अक्षीय दूरी के साथ होने वाला परिवर्तन कैसा हो जाता है, नियत हो जाता है। वे बिंदु कौन से बिंदु कहलाते हैं बेटा, नति परिवर्तन बिंदु। अर्थात इन बिंदुओं के बाद जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे तो दूरी के बढ़ने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र के मान में होने वाला परिवर्तन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये बिंदु दोनों वो ही रहे कि यहाँ से आगे आप जैसे जैसे बढ़ाओगे दूरी के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि आपको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। ये यहाँ पर कभी भी आके टच नहीं होगा। चाहे तो आप इसको 2 से बढ़ा दीजिए। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी कि सर ये कितनी कितनी डिस्टेंस पर प्राप्त हो रहा है, बेटा ये प्राप्त होता है -a/2 और इधर +a/2। इनको भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि ये सर ये दूरियां कहाँ से आई, तो इन दूरियों को भी ज्ञात किया जा सकता है। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे कि आपने फंक्शन निकाला है v/2 में μ0/4π 2π NiA² डिवाइड बाई x² प्लस a² की पावर 3/2। ये चुंबकीय क्षेत्र है ना। अब आपके दिमाग में कोई आपसे पूछ ले भाई ये दूरियां कैसे आई हैं, यानी कि नति परिवर्तन बिंदु हमें x धनात्मक दिशा में तो +a/2 पर प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक दिशा में -a/2 पर प्राप्त हो रहा है। सर ये डिस्टेंस आपने कहाँ से निकाली, तो ये डिस्टेंस निकल कर आती है बेटा आपकी किताब में, आप देख लीजिएगा dV/dx 0 या नियत दे रखा है, ठीक है, 0 मान नियत के बराबर होता है, और d2V/dx², ये भी कितने के बराबर दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है, ठीक है। और जो 0 मान होते हैं उनको हम नियत के बराबर मानते हैं। तो मेरा सवाल ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हमने ग्राफ बनाया, पॉइंट P1 और P2 को मैं नति परिवर्तन बिंदु कह रहा हूँ, और मैंने नति परिवर्तन बिंदु की परिभाषा क्या बताई है, मैंने परिभाषा बताई है कि नति परिवर्तन बिंदु वे बिंदु होते हैं जहाँ पर अक्षीय दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन कैसा हो जाता है बेटा, नियत हो जाता है। वे बिंदु नति परिवर्तन बिंदु कहलाते हैं। तात्पर्य x बराबर 0 पर b मैक्सिमम था। अब यहाँ से मैंने जैसे ही x अक्ष पर दूरी बढ़ाई तो आप देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी आ रही है, अर्थात वक्रता
प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही, आपको लगातार घटता रहा है। ये वक्रता हमें कौन से पॉइंट तक प्राप्त हुई है, इधर तो पॉइंट P2 तक प्राप्त हुई है और इधर पॉइंट P1 तक प्राप्त हुई है। उसके बाद यहाँ पर यानी पॉइंट P1 और P2 के बाद वक्रता कैसी हो गई है, नगण्य हो गई है। कैसी हो गई है, नगण्य। क्यों नगण्य क्यों हो गई है, क्योंकि यहाँ से आगे जैसे जैसे हम बढ़े हैं तो ये कैसा हो गया बेटा, कांस्टेंट। ठीक है, तो इन पॉइंटों की दूरी x अक्ष पर कितनी कितनी है, वो दूरी हमने a/2 निकाली है। इसको ज्ञात किया जा सकता है, वो मैं आपको ज्ञात करना बताऊंगा कि a/2 कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये कौन से पॉइंट हो गए बेटा, नति परिवर्तन बिंदु। तो इस प्रकार से हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र और दूरी x के मध्य जो है r x जो भी हम मानते हैं उनके मध्य ग्राफीय निरूपण हो गया है। नति परिवर्तन बिंदु के लिए ये जो मैंने दो चीज़ें बताई आपको, ये नति परिवर्तन बिंदु के लिए आपको बताया है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र के मान में दूरी के साथ होने वाला परिवर्तन नियत रखने के बाद हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, dv/dx। तो देखिए 2 से 4 यहाँ पे 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ μ0 / 2 ni स्मॉल a स्क्वायर डिवाइड बाई d/dx। b का मान आप यहाँ पे रख सकते हैं μ0 / 2 ni a स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, पहले तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे आप, dv/dx μ0 / 2 ni a स्क्वायर। ओके, नाउ d/dx आपके पास बच रहा है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। यह वैल्यू आपके पास बच रही है। इसको अपग्रेड करोगे तो आप देखेंगे dv/dx बराबर μ0 / 2 ni a स्क्वायर d/dx, इसको अपग्रेड करोगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2। अपग्रेड जाएंगे तो पावर जो नीचे पॉजिटिव थी ऊपर जाते कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। तो dv/dx बराबर μ0 ni a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू माइनस 3/2। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। पहले माइनस 3/2 का किया हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर माइनस 3/2 माइनस 1 लेस करेंगे तो माइनस के 3/2 माइनस 1 अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ द डिफरेंशिएशन 12 से में आके -3 -2 माइनस के 5/2। ठीक है, तो माइनस के 5/2। अब a का तो हो ही नहीं सकता, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा बेटा 2x। ये आ गया dv/dx। सेम इसी पद के हिसाब से आप घर जाकर होमवर्क में भी कर सकते हैं। d2v/dx स्क्वायर कितने के बराबर है बेटा, 0 के बराबर है ना, नियत मान है। अब ये जो वैल्यू आई है ये dv/dx आई है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप देख लीजिएगा d2v/dx स्क्वायर बराबर d/dx इंटू dv/dx। इस फंक्शन को मैंने ऐसे लिख दिया। तो आपको अब अवकलन किसका निकालना है, d/dx। dv/dx आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ही लिया है और वो फंक्शन चल रहा है μ0 ni स्मॉल a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू में माइनस के 3/2। ओके, और यहाँ पे क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर माइनस 5/2 इंटू 2x। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और ये कार्य आप होमवर्क में भी कर सकते हैं, घर जाकर कर सकते हैं। यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू निकल कर आएगी वो x बराबर निकल कर आ जाएगी प्लस माइनस a/2। ठीक है, तो वो दोनों पदों पे हमारे पास प्राप्त हो जाती है। तो ये जो नॉर्मली जो मैंने आपको यहाँ पर जो कैलकुलेशन दी है, ये आपको मैंने कैलकुलेशन दी है चुंबकीय क्षेत्र B और दूरी x के मध्य ग्राफीय निरूपण। क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि आपके थोड़ा सा समझ में आया होगा। मैंने पूर्ण कोशिश की है इसकी डेप्थ में जाने की। ठीक है, और आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो आपके अच्छे से समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ तो बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक आता है, देखिएगा, हेलम होल्टर्स कुंडली। हेलम होल्टर्स कुंडली नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ढंग से सुनिएगा।
तो देखो बेटा, अभी जो इससे जस्ट आपने पहले जो टॉपिक पढ़ा था कि वृत्ताकार धारावाही पाश के कारण अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना, तो ये जो कंडीशन है ना हेलमहोल्ट्ज़ कुंडली की, वो सेम उसी चीज़ पर डिपेंड करेगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेलमहोल्ट्ज़ कुंडलियाँ होती क्या हैं। तो इनकी परिभाषा क्या होती है, बहुत स्लोली बोल रहा हूँ, ढंग से सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको डायग्राम बना के बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके एक बार में ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, हेलमहोल्ट्ज़ कुंडलियों के बारे में अगर हम बात करें तो दो समाक्षीय, परिभाषा बोल रहा हूँ, दो समाक्षीय एक समान वृत्ताकार कुंडलियाँ, दो समाक्षीय एवं एक समान वृत्ताकार कुंडलियाँ जिनमें समान परिमाण की विद्युत धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है। आ रही बात समझ में? रिपीट कर रहा हूँ वापस से, दो समाक्षीय एक समान वृत्ताकार कुंडलियाँ जिनमें समान परिमाण की विद्युत धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है एवं जिनके केंद्रों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या के कैसी होती है, बराबर होती है। किन्हीं दो वृत्ताकार कुंडलियों का ऐसा युग्म क्या कहलाता है बेटा, हेलमहोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। तो हेलमहोल्ट्ज़ कुंडलियों की परिभाषा क्या बनी कि दो समाक्षीय, यानी कि दो कुंडलियाँ हैं जिनका अक्ष कैसा है, समान है, दो समाक्षीय एक समान वृत्ताकार कुंडलियाँ, ठीक है, जिनमें समान परिमाण की विद्युत धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, और जिनके केंद्रों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या के कैसी होती है, बराबर होती है। ऐसी कुंडलियाँ कौन सी कुंडलियाँ कहलाएंगी बेटा, हेलमहोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब मैं आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। ये पहली वृत्ताकार कुंडली, ये दूसरी वृत्ताकार कुंडली, दोनों की दोनों कैसी हो गई बेटा, समाक्षीय। अब 3D में स्थित होती हैं। ठीक है, ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें, समान परिमाण की विद्युत धारा बह रही है, रेडियस ए, इसकी भी रेडियस ए, ओ, और ये हो गया बेटा ओ डैश। अब इन दोनों का जो केंद्र ओ डैश है ना, इसके मध्य की दूरी वास्तविकता में इनकी त्रिज्या के बराबर होती है। हालांकि चित्र में थोड़ा सा ऐसा लगता है जाने कितनी बड़ी है, लेकिन होती नहीं है। इनके केंद्रों के मध्य की दूरी इसकी त्रिज्या के बराबर होती है। तो अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशंस हम डायग्राम को मैच करते हैं कि दो समाक्षीय एक समान अक्ष पर एक समान वृत्ताकार, समाक्षीय एक समान वृत्ताकार, आपको दो कुंडली नजर आ रही है जिनमें समान परिमाण की विद्युत धारा, अगर इस वाली कोइल में 5 एम्पियर की धारा बह रही है तो इसमें भी कितने एम्पियर की बहेगी भैया, 5 एम्पियर की। समान परिमाण की विद्युत धारा कौन सी दिशा में बह रही है, समान दिशा में बह रही है। ठीक है, एवं जिनकी केंद्रों के मध्य की दूरी, तो केंद्र के मध्य की दूरी वास्तविकता में उनकी कितने के बराबर होती है, त्रिज्या के बराबर। तो किन्हीं दो वृत्ताकार कुंडलियों का जो ऐसा युग्म होता है वो क्या कहलाता है बेटा, हेलमहोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इसके हम डेप्थ में जाएं तो हम देखते हैं कि वास्तविकता में हेलमहोल्ट्ज़ कुंडलियों का जो यूज है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अरे बात समझ में, हेलमहोल्ट्ज़ कुंडलियों का जो यूजेस होता है बेटा वो एक समान परिमाण के चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक आता है, आप सुन लीजिएगा। अगला टॉपिक क्या आता है कि हेलमहोल्ट्ज़ कुंडलियों के मध्य भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना। तो हेलमहोल्ट्ज़ कुंडली के मध्य में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना। तो बेटा हेलमहोल्ट्ज़ कुंडली के मध्य में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना हम करेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। कैसे करोगे आप कैलकुलेशन, एक मिनट। पहली कुंडली वैसे इतनी दूर होती नहीं है, लेकिन मैं सफाई की वजह से दूर दूर बना रहा हूँ। ये इनका एक समान अक्ष हो गया बेटा,
ओ डैश, वाई डैश, जेड डैश। ये रेडियस स्मॉल है, यहाँ पर ये रेडियस भी स्मॉल है। सॉरी, ठीक है। ये समान परिमाण की विद्युत धारा बह रही है बेटा समान दिशा में, और ये इनके मध्य की दूरी होगी, दोनों के केंद्र के मध्य की दूरी स्मॉल है। अब हमें इन दोनों कुंडलियों का मध्य भाग यही तो हो गया बेटा। मध्य भाग पर मान लेते हैं कोई पॉइंट P उपस्थित है जहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करना है। तो इसकी लैंग्वेज कैसे बनेगी? तो आप कहेंगे सर हेलम वोल्टेज कुंडली के मध्य भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना के लिए हम दो वृत्ताकार कुंडली A और B को उपयोग में लेते हैं, ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं कितनी है, स्मॉल a है, और ये कुंडली वाइजर तल में स्थित है, ठीक है। इनकी जो रेडियस है वो स्मॉल a है। इन दोनों कुंडलियों में समान परिमाण की विद्युत धारा कैपिटल I समान दिशा में बह रही है, एवं इनके केंद्रों के मध्य की दूरी ओ डैश बराबर में स्मॉल a है। ओ डैश आपको दिखाई दे रही है, वो कितनी है, स्मॉल a है, ठीक है। ये इसकी भाषा बन गई। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब हम इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैं कुंडली A के कारण ज्ञात करूंगा, तो आप थोड़ा सा रिवर्स जाइए, पीछे की तरफ जाइए। तो याद कीजिए कुंडली, थोड़ी देर के लिए कुंडली B को आप भूल जाओ और कुंडली A को देखिए, यानी कि देखिए कि कुंडली B है ही नहीं, कुंडली A को देखिए आप। तो आपको ये ऐसी आकृति नजर नहीं आ रही है जैसे कि वृत्ताकार धारावाही पाश के कारण मैं अक्ष पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहा हूँ। सेम वही कंडीशन है। तो हम क्या करते हैं, दोनों के कारण सेम मैग्नेटिक फील्ड का परिणाम आएगा, तो हम एक के कारण ज्ञात कर लेते हैं, दूसरे को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, नंबर 1, कुंडली कैपिटल A के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बेटा। तो आप यहां पे लिखेंगे कि सर हम जानते हैं कि B इज टू में फंक्शन होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI स्मॉल a स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। तो किसी वृत्ताकार धारावाही पाश कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ही होता है ना। अब मैं कुंडली A के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना कर रहा हूं। तो बेटा ये रहा बिंदु P, तो कुंडली A से बिंदु P की मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, a/2, यानी कि जब टोटल डिस्टेंस A है तो O से P के मध्य की दूरी आधी, यानी कि a/2 के बराबर होगी ना। तो x बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, a/2। तो रखेंगे कुंडली A के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो कुंडली A के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को मैं BA से व्यक्त कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र तो है B, किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, A के कारण, ठीक है। तो BA बराबर में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI a स्क्वायर डिवाइड बाई x की जगह पर क्या रखूंगा बेटा, a/2, और उसका स्क्वायर है तो a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। ओके, 2 पाई से 4 पाई कितने टाइम कैंसिल हो गया बेटा, 2 टाइम, ठीक है। तो आप देखेंगे VA इज टू में ऊपर बच रहा है म्यू नॉट डिवाइड बाई 2। ओके, अब NI स्मॉल a स्क्वायर ऊपर बैठा है, अब नीचे आ जाइएगा। देखो बेटा a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस a स्क्वायर, सभी पढ़े लिखे हैं आप, तो इसके डिवाइड में मैं 1 करूँगा तो एलसीएम कितना जाएगा बेटा, 4, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू बनेगी 5a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 की पावर 3/2, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, पावर चल रही है 3/2। यहाँ से आगे मैं इस कंसेप्ट को कैसे लिखूंगा, तो देखिए BA इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2, ठीक है, NI स्क्वायर बटे में बेटा 3/2 होता है ना,
इस 3/2 को क्या मैं 1/2 गुणा 3 ही लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ ना? 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट और पावर कितनी चल रही है? 3 चल रही है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पहले रूट के पदों में लूँगा, फिर पावर क्यूब हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूँगा, ये लीजिएगा रूट 5a² डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब क्या बचेगा? केवल क्यूब। तो बी ए इज इक्वल टू में म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 एन आई a²। अब देखो बेटा 5 रूट 5 a² का रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा? a। 4 का कितना हो गया? 2। तो देखो संख्या ये थी, खासकर बायोलॉजी वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान देंगे, मैथ वालों को दिक्कत कम आती है। ये संख्या पूरी रूट में है ना, तो इसका रूट लेंगे तो 5 अंडर रूट 5। a² का कितना हो जाएगा? a, और 4 का कितना हो जाएगा बेटा? 2। यही तो होगा ना। सब पर घात कितनी लग रही है? 3। बोलो लग रही है कि नहीं लग रही है? लग रही है ना। तो बस अब होल क्यूब खोल लीजिए, बाहर निकाल लीजिएगा सबको। तो बी ए बराबर में म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 एन आई a² डिवाइड बाई रूट 5 का होल क्यूब, a की घात 3 बटे में 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितनी होती है बेटा? 8, ठीक है। अब देखो बराबर में, इधर आ जाइए। 2 से 8 कितनी बार कट गया बेटा? 2 से 8 कितनी बार कट गया? 4 बार। 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये बन जाएगा 4 म्यू नॉट, ठीक है, इनटू में ऊपर क्या चल रहा है? एन आई a² बटे में रूट 5 है ना, तो रूट 5 का होल क्यूब। तो आप छोटी क्लास से यही पढ़ते आ रहे हो, जिस संख्या पर जितनी घात होती है उसका मतलब होता है उसका उतनी बार गुणा करा दीजिएगा। तो रूट 5 का होल क्यूब डायरेक्टली, यार तुम सब पढ़े लिखे हो 12th स्टैंडर्ड के, 5 रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 रूट 5 और गुणा में क्या चल रहा है? a क्यूब। a² से क्यूब कितने टाइम कैंसिल हो गया? a टाइम। तो आपके पास क्या फंक्शन आ रहा है बेटा? बी ए इज टू में 4 म्यू नॉट डिवाइड बाई 5 रूट 5 इंटू एन आई अपॉन स्मॉल ए। तो बेटा कुंडली ए के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आ गया बेटा 4 म्यू नॉट डिवाइड बाई 5 रूट 5 इंटू एन आई ए, ठीक है। अब ये आ रहा है कुंडली ए के कारण, तो जो कुंडली ए के कारण पॉइंट पी पर प्राप्त हुआ है हैज इट इज, वही किसके कारण प्राप्त होगा? कुंडली बी के कारण। तो हमको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः कुंडली बी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो कुंडली बी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो बी बी बराबर में वही 4 म्यू नॉट डिवाइड बाई 5 रूट 5 एन आई अपॉन स्मॉल ए, ठीक है। तो ए के कारण ज्ञात कर लिया, बी के कारण ज्ञात कर लिया, तो पॉइंट पी पर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ए के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और बी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दोनों को जोड़ लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु पी पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा पॉइंट पी पर उत्पन्न जो कुल चुंबकीय क्षेत्र उसको मैं बीपी से व्यक्त कर रहा हूँ। तो बीपी बराबर ए के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और बी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दोनों के योग के बराबर होगा। हम कह सकते हैं बी ए बराबर में बी बी। तो बी पी इज टू में बी ए प्लस बी बी की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? बी ए बराबर में कितना हो जाएगा? 2 बी ए। तो बी पी बराबर में 2 इंटू बी ए। बी ए का मान आप देख सकते हैं कितना आ रहा है? 4 म्यू नॉट डिवाइड बाई 5 रूट 5 इंटू एन आई अपॉन स्मॉल ए, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ बी पी इसका 2 का मल्टीपल कराओगे तो ये हो जाएगा 8 म्यू नॉट डिवाइड बाई 5 रूट 5 इंटू एन आई अपॉन स्मॉल ए। ये आ गया बेटा वैल्यू। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा बोर्ड भर चुका है हमारा, लेकिन देख लीजिएगा। इसको आप ऐसे लिखोगे बी पी इसका 8 बटे में 5 अंडर रूट 5 इंटू म्यू नॉट एन आई अपॉन स्मॉल ए, ठीक है। ये मान जो होता है ना बेटा बी पी इज में, ये होता है 0.716 के आसपास,
8/5 का 0.716 के आसपास, म्यू नॉट एन आई अपॉन ए। अगर इसके मैं अंश बार में 2 का गुणा करा दूं तो मेरे पास वैल्यू बनेगी Vp में 1.432 गुणा में म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। अब ये फंक्शन आप जानते हैं, आपका जाना पहचाना फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। देखो ये a है, कहीं इसको कन्फ्यूज हो जाओ। आप जानते हैं कि म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a यानी कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा, देखो ऊपर लिख रहा हूँ, Vp बराबर में 1.432 इंटू बी केंद्र, क्योंकि हम जानते हैं म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। आपको मालूम होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करवाई थी, जो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a के बराबर आता है। तो इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, बी केंद्र। उपरोक्त समीकरण से क्या स्पष्ट होता है कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के मध्य भाग में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र उन कुंडलियों के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कितना गुणा होता है बेटा, 1.432 गुणा होता है। तो ये हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना है। इसका मैं सिंपल सा एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। पहले कुंडली कारण हमने पॉइंट पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया है, तो जो पहले के कारण हो रहा है वही कितने कारण होगा बेटा, दूसरे कारण। तो हमें पॉइंट पी पर कुल टोटल मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना था। तो पॉइंट पी पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, वो इन दोनों कुंडलियों के कारण उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड के दोनों का एडिशन यानी कि दोनों के योग के बराबर होगा। अब ए और बी दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के बराबर है, तो मैंने यहाँ पर ये मान रख दिया 2ba। ba के मान में मैंने कितने का गुणा करा दिया, 2 का गुणा करा दिया, और ये वैल्यू निकल कर आ गई। उम्मीद करता हूँ ये आज के जो 2 टॉपिक हैं, जो पहले मैंने ग्राफ बताया था आपको बी और आर के मध्य, सॉरी बी और एक्स के मध्य, और दूसरा जो हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के मध्य उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की जो गणना कराई है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। और घर जाकर एक बार आप स्क्रीनशॉट्स ले लेके इनको प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और दूरी के मध्य जो ग्राफ होता है वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।